हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 4 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 16 टू मिड 18 सेंचुरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एन्यूमरेट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द ज़ाब्ती सिस्टम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ज़ब्ती सिस्टम को समझाना है, जो मुगल काल में लगान असेसमेंट और कलेक्शन का एक तरीका था, और फिर उसके फायदे और नुकसान बताने हैं। इसमें इसका काम करने का तरीका, कहाँ लगाया गया और किस पर इसका असर हुआ, ये सब समझना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ज़ब्ती सिस्टम मुगल समय का एक प्रमुख लगान असेसमेंट का तरीका था, जो अकबर ने 16 सेंचुरी के अंतिम हिस्से में शुरू किया। ज़ब्ती का मतलब है माप तोल या असेसमेंट। इसमें खेती वाली जमीन को एक्यूरेटली नाप कर उसकी पैदावार का अंदाजा लगाया जाता था, और उसका एक हिस्सा राज्य के लिए लगान के रूप में तय होता था। ये सिस्टम खासकर राजा टोडरमल के सुझाव पर बना था, जिससे रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा व्यवस्थित हो गया। मेन बॉडी। 1. ज़ब्ती सिस्टम का काम करने का तरीका। जमीन का नाप। जमीन को उसके क्वालिटी और फसल के टाइप के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता था। स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स का इस्तेमाल होता था। पैदावार का एवरेज। पिछले 10 सालों की एवरेज पैदावार का रिकॉर्ड लिया जाता था। उसका 1/3 हिस्सा कैश के रूप में लगान होता था। क्षेत्रीय सीमा। पंजाब, दिल्ली, दोआब, गुजरात, मालवा जैसे उपजाऊ क्षेत्रों में लागू था। 2. ज़ब्ती सिस्टम के फायदे। 1. एक जैसा और व्यवस्थित सिस्टम। हर जगह एक यूनिफॉर्म तरीके से लगान तय होता था। किसान पहले से जानते थे कितना देना होगा, इसलिए प्लानिंग आसान थी। 2. कलेक्शन में आसानी। प्रॉपर मेजरमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग से विवाद कम होते थे। राज्य की आमदनी स्टेबल रहती थी। 3. खेती को बढ़ावा। एवरेज पैदावार पर आधारित होने से बुरे साल में किसानों को थोड़ा राहत मिलता था। ज्यादा जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होने लगी। 4. प्रशासनिक सुधार। ट्रेंड अधिकारी और सर्वेयर की डिमांड बढ़ी, जिससे एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी विकसित हुई। 3. ज़ब्ती सिस्टम के नुकसान। 1. ज्यादा लगान का बोझ। 1/3 पैदावार का हिस्सा छोटे किसानों के लिए भारी पड़ता था। फसलों की कमी होने पर पेमेंट मुश्किल होता था। 2. हर जगह उपयोगी नहीं। कम उपजाऊ या बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में ये सिस्टम सही काम नहीं करता था। 3. भ्रष्टाचार और परेशानी। कुछ अधिकारी नाप या रेट्स में छेड़छाड़ करके फायदा उठाते थे। इससे किसानों को परेशानी होती थी। 4. ज्यादा कठोर व्यवस्था। कैश लगान फिक्स होने की वजह से बाजार के उतर चढ़ाव का नुकसान किसान को होता था। हर साल के उत्पादन के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं होता था। 4. समग्र प्रभाव। ज़ब्ती सिस्टम ने अकबर के राजस्व व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले गया। राज्य की आमदनी बढ़ी, लेकिन बुरे सालों में किसानों को दिक्कत हुई। बाद के शासकों और ब्रिटिश ने भी इस सिस्टम से प्रेरणा ली। कंक्लूजन। ज़ब्ती सिस्टम मुगल राज SVA प्रशासन का एक महत्वपूर्ण मॉडल था, जिसमें एक तरफ व्यवस्थित और प्रिडिक्टेबल लगान था, तो दूसरी तरफ कुछ कठोर और बोझ देने वाले पहलू भी थे। इसका प्रभाव इतिहास में लंबे समय तक देखा गया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Write a note on the irrigation system under the Mughals. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मुगल काल के सिंचाई प्रणाली के बारे में लिखना है। हमें बताना है कैसे पानी के साधन, जैसे नदी, नहर, कुआं, तालाब का उपयोग होता था, किस तरह राज्य और गांव के लोग इसका मेंटेनेंस करते थे, और इसका कृषि और अर्थव्यवस्था पर क्या असर था। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिंचाई का मतलब है खेतों में फसलों को पानी देना ताकि उत्पादन बढ़ सके। मुगल समय 16 to 18 सेंचुरी में सिंचाई कृषि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि इसी से राज्य का राजस्व निकलता था। मुगल्स ने पुराने परंपरागत तरीके अपनाए और कुछ नए तरीके भी लाए। इसमें प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियां के साथ मानव निर्मित संरचना जैसे नहर, कुआं, तालाब और बंद शामिल थे। सिंचाई ने सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ाई नहीं, बल्कि राज्य को आर्थिक रूप से भी मजबूत किया। मेन बॉडी। 1. मुगल कृषि में सिंचाई का महत्व।
कृषि मुगल राज्य का मुख्य आधार था और लगातार फसल के लिए सिंचाई जरूरी थी। बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में आर्टिफिशियल सिंचाई से फसल बर्बाद होने का खतरा कम होता था। इससे एक साल में 2 या 3 फसलें उगाई जा सकती थी, जैसे गेहूं, गन्ना, कपास, नील। 2. सिंचाई के स्रोत और तकनीक। नदियां और नहर। यमुना, गंगा, सिंधु जैसे बड़े नदी स्रोत थे। शाह नहर, पंजाब और शाहजहां के समय दिल्ली के आसपास नहरें बनाई गई। नहरों के किनारे बंद बनाए जाते थे ताकि पानी का जाया ना हो। कुआं और पर्शियन व्हील, रहत। कुआं आम स्रोत था, खासकर दूर दराज इलाकों में। पर्शियन व्हील से बड़े खेतों में पानी उठाने का काम आसान हो गया। तलब और जलाशय। डेक्कन और साउथ इंडिया में बड़े तलब बारिश का पानी जमा करते थे। बाउली, स्टेपवेल, पानी पीने और सिंचाई दोनों के काम आती थी। 3. राज्य और गांव का योगदान। राज्य की भूमिका। अकबर और शाहजहां ने नहर बनवाने और रिपेयर करवाने में पैसा लगाया। कुआं बनवाने वाले किसानों को कभी कभी कर में छूट दी जाती थी। सामुदायिक भूमिका। छोटे तलब और कुआं गांव के लोग मिलकर संभालते थे। पानी का वितरण गांव की परंपरा और नियमों से होता था। 4. कृषि अर्थव्यवस्था पर असर। सिंचाई से पैदावार बढ़ी, जो शहरों और व्यापार को सपोर्ट करती थी। बारिश पर निर्भर कम होने से राजस्व स्थिर रहा। कुछ क्षेत्रों में कैश क्रॉप्स उगाकर आर्थिक समृद्धि आए। कंक्लूजन। मुगल काल का सिंचाई प्रणाली पुरानी परंपराओं और नए नवाचार का संगम था। इसने कृषि को मजबूत बनाया, लोगों को खाद्य सुरक्षा दी और राज्य के धन को बढ़ाया। ये स्पष्ट है कि मुगल्स ने समझा कि मजबूत कृषि का मतलब है मजबूत साम्राज्य। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Describe the inter-regional trade from other parts of country to Gujarat. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कैसे माल गुजरात लाया जाता था और यहाँ का व्यापार कैसे चलता था। हमें मुख्य ट्रेड रूट्स, कौन से सामान लाए जाते थे, कौन से शहर इस व्यापार के सेंटर थे और गुजरात का पूरे देश के आर्थिक नेटवर्क में क्या रोल था, ये सब कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटर रीजनल ट्रेड का मतलब है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक सामान का आदान प्रदान। मध्यकालीन समय में गुजरात भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। पश्चिमी तट पर होने के कारण ये देश के अंदर के शहरों को अरेबियन सी के रास्ते विदेशी बाजारों से जोड़ता था। भारत के अलग अलग हिस्सों से माल गुजरात आता था, यहाँ एकत्रित होता था, फिर एक्सपोर्ट होता था। इस व्यापार को मजबूत पोर्ट्स, सड़कों का नेटवर्क, व्यापारी समुदाय और सरकारी प्रोत्साहन मिलता था। मेन बॉडी। 1. गुजरात का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व। गुजरात पश्चिमी तट पर होने के कारण वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया से सीधा समुद्री संबंध रखता था। कैम्बे, खम्भट, सूरत और भरूच जैसे बड़े बंदर यहाँ व्यापार के मुख्य केंद्र थे। राजस्थान, डेक्कन और उत्तर भारत से आसानी से सड़क के रास्ते जुड़ता था। 2. अलग अलग क्षेत्रों से गुजरात आने वाले सामान। उत्तर भारत से आगरा और दिल्ली से फाइन कॉटन कपड़े, गेहूं, दालें और खाद्य अनाज। जयपुर और राजस्थान से कीमती पत्थर और हाथ से बने सामान। डेक्कन से इंडिगो, मसाले और कॉटन फैब्रिक्स। डेक्कन के पोर्ट से आए घोड़े गुजरात के बाजारों तक लाए जाते थे। दक्षिण भारत से केरला से काली मिर्च, इलायची और अन्य मसाले। कोरोमंडल और कर्नाटका से चावल और रेशम। मध्य भारत से जंगल उत्पाद जैसे लक, गोंद और औषधि पौधे। 3. मुख्य ट्रेड रूट्स और ट्रांसपोर्ट। सड़क मार्ग। बैलगाड़ी और ऊंट के कैरावान्स गुजरात को दिल्ली, आगरा, मालवा और डेक्कन से जोड़ते थे। राजस्थान के रास्ते गुजरात नॉर्थवेस्ट भारत और काबुल तक जुड़ता था। नदी और तटवर्ती जहाजरानी, छोटे जहाज और किश्तियां आसपास के पोर्ट से सामान गुजरात के बड़े बंदरों तक लाते थे। गल्फ ऑफ खंभात इस तरह के व्यापार का मुख्य क्षेत्र था। 4. व्यापारी समुदाय और बाजार का योगदान। गुजरात में बनियास, बोरस और पारसीज जैसे सक्रिय व्यापारी समुदाय थे। कैम्बे, सूरत और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर रीडिस्ट्रीब्यूशन के केंद्र थे। व्यापारी गिल्ड्स और दलाल ट्रांजैक्शन स्मूथ बनाते थे और क्रेडिट की सुविधा देते थे। 5. गुजरात पर इस व्यापार का आर्थिक प्रभाव। अलग अलग तरह के सामान आने से गुजरात एक री एक्सपोर्ट हब बन गया। टेक्सटाइल जैसे स्थानीय उद्योगों को रॉ मटेरियल मिलता था। व्यापार से आया धन शहरों की समृद्धि, सांस्कृतिक प्रोत्साहन और व्यापारी वर्ग के विकास में लगा। कंक्लूजन।
मध्यकालीन समय में गुजरात का इंटर रीजनल ट्रेड उसकी अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार था। ये सिर्फ भारत के अन्य क्षेत्रों को नहीं बल्कि विदेशी बाजारों को भी जोड़ता था। गुजरात का ये व्यापार उस समय के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसने इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. What different roles were performed by सर्राफ्स? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सर्राफ कौन थे और उन्होंने मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से काम किए। हमें उनकी भूमिका मनी चेंजर, बैंकर, फाइनेंसियर और व्यापार सुविधा देने वाले के रूप में समझानी है, साथ हाई एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सर्राफ उन पेशेवर व्यक्तियों को कहते थे जो सिक्के बदलने, पैसों का लेना देना और सुरक्षित रखने का काम करते थे। मुगल काल में जब व्यापार बढ़ा और अलग अलग मिंट्स के सिक्के चलने लगे तो सर्राफ्स की मांग बढ़ गई। ये व्यापारियों, शासकों और आम लोगों के बीच एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। उनकी भूमिका सिर्फ पैसा बदलने तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरी व्यवस्था के लिए आर्थिक बैकबोन का काम करती थी। मेन बॉडी। 1. मनी चेंजर की भूमिका, करेंसी एक्सचेंज। सर्राफ सिक्के पहचानने, तोलने और उनकी शुद्धता जांचने में माहिर होते थे। मुगल काल में अलग अलग क्षेत्रों के सिक्के अलग क्वालिटी के होते थे, इसलिए सर्राफ उनका एक्सचेंज करते थे। व्यापारी दूसरे शहर का सिक्का अपने शहर में चलने लायक बनवाने के लिए सर्राफ पर निर्भर रहते थे। एग्जाम्पल, गुजरात का व्यापारी दिल्ली या आगरा जाने के लिए सर्राफ से अपना पैसा बदलवाता था। 2. बैंकर और फाइनेंसियर की भूमिका। व्यापारी अपना धन सुरक्षित रखने के लिए सर्राफ के पास जमा करते थे। सर्राफ्स हुंडी जारी करते थे जिससे दूर दराज पैसा भेजना आसान होता था। व्यापारियों, कारखानदारों और कभी कभी सरकारी अफसरों को उधार देते थे। कुछ बड़े सर्राफ्स इतने अमीर हो गए कि राजा महाराजाओं को भी पैसा उधार देते थे। 3. व्यापार सुविधा देना। सर्राफ व्यापारी संघ और बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज के साथ काम करते थे। माल की पेमेंट सेटल करते और अपने ग्राहकों के अकाउंट्स मेंटेन करते। सूरत, आगरा जैसे बड़े बाजारों में सर्राफ व्यापारी डील्स में गारंटी देते थे। स्टैंडर्ड रेट तय करके और सुरक्षित ट्रांजैक्शंस करके बाजार की एफिशिएंसी बढ़ते थे। 4. शासन और राज्य वित्त में भूमिका। कुछ सर्राफ सीधा सरकार के लिए काम करते थे, जैसे खजाने का काम संभालना, कर में इकट्ठा होने वाले अनाज को कैश में बदलना और शुद्ध सिक्के में टैक्स देना उनका काम होता था। सेना के लिए जान के समय पैसा अरेंज करते थे। उनके व्यापारिक नेटवर्क से राजाओं को जल्दी पैसा मिल जाता था। कंक्लूजन। सर्राफ सिर्फ सिक्के बदलने वाले व्यक्ति नहीं थे बल्कि पूरी मुगल और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत सहारा थे। उन्होंने व्यापार को स्मूथ बनाया, राज्य को आर्थिक सहायता दी और बाजार में विश्वास का वातावरण बनाए रखा। उनके बिना मध्यकालीन भारत का व्यापार काफी मुश्किल होता। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।